Yes, now can you hear me? Yes, now can you hear me? चलिए, आ गई आवाज। अब आ रही है? चलो बढ़िया, आवाज आ गई है, तुम भी आ गए हो, मैं भी आ गई हूं, तो फाइनली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो फाइनली मैंने तुम्हें बोल रही थी कि गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा। जो बच्चा मुझे नहीं जानता है, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी, ठीक है जी। और इस कैटेगरी में हम लोग फोड़ने वाले हैं नीट 2023 का एग्जाम, ठीक है। कौन सा एग्जाम फोड़ने वाले हैं? नीट 2023। कब होने वाला है किसी को नहीं पता यार। 7 मई को होगा, 14 मई को होगा, 21 मई को होगा, नो वन नोज, बिकॉज अभी एनटीए ने अभी इस चीज को कंफर्म नहीं किया। बट यस, वी नो दिस थिंग कि कहीं ना कहीं मई या फिर जून में ही होगा, इससे डिले नहीं होगा, ठीक है, इससे डिले नहीं होगा। ओके, चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? येस्टरडे वी स्टार्टेड विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम ग्लूकोज जो कि प्लांट ने बनाया था बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज को बेटा कैसे यूज करके हम उससे एनर्जी बनाते हैं। क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? खाने की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सो देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड इज ग्लूकोज। अब कल हमने ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप करा था, एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन इज, यस, इट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है जिसमें 2 फेजेस हैं, एक एनर्जी कंज्यूमिंग फेज था और एक एनर्जी रिलीजिंग फेज था। जो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज था वो आपका फेज 1 था, उसमें सिर्फ 3 स्टेप आते हैं, 1 2 3, 3 स्टेप्स तक एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 स्टेप्स हैं वो है एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। कितने हैं? एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। फिर हमने देखा कि यार नेट गेन ऑफ एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, याद है? यस, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सब बच्चों को याद है? नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? बता दो बता दो बता दो। बता रही हूं गुंजन, बता रही हूं। हाँ जी, नेट गेन ऑफ एटीपी 12 एटीपी। यार कहां से आए हो, कहां को जाओगे? यस, 12 नहीं है बेटा, इट इज एक्चुअली 2। नेट गेन ऑफ एटीपी कितने हैं आपके पास? सिर्फ 2 हैं। ओके जी, ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन इतना ही है। दिखा दूं पुराना लेक्चर, कल ही हमने किया था। ये देखो नेट गेन वाली स्लाइड तुम्हारे सामने है। नेट गेन वाली स्लाइड देखो बेटा। डायरेक्ट एटीपी एसएलपी से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने बने थे? 4, लेकिन 2 तो अपने ने कंज्यूम कर लिए, तो 4 - 2 कितना हो गया? 2 एटीपीज आपके बन गए। हाँ जी, ये जो स्टेप है हमने देखा था, ये प्रो और यू दोनों में होता है, क्योंकि बेटा ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म तो दोनों के पास होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होती है, यूकैरियोटिक सेल के पास भी होती है। सो इट इज अ कॉमन स्टेप इन बोथ प्रो एंड यू। सेकेंड चीज बेटा, इट इज अ कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है ना, तो उसमें ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी। ये स्टेप एक यूनिवर्सल स्टेप है। क्या पढ़ा था? ये स्टेप एक कैसा स्टेप है बच्चों? यूनिवर्सल स्टेप है। अच्छा, अब बेटा कुछ सवाल ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड। कल कौन कौन बच्चा पढ़ के आया जरा बताओ, सेशन को लाइक करके बताओ जो बच्चे पढ़ के आए हैं। यस, वही सॉल्व कर पाएंगे, बाकी थोड़ा कर पाएंगे। हाँ जी, वही सॉल्व कर पाएंगे। यस, कौन कौन पढ़ के आया? देखो, अगर तुम बिना पढ़े आओगे तो तुम्हें ये सेशंस कभी बेनिफिट कर ही नहीं सकते। ये कोई लिविंग वर्ल्ड जैसा आसान चैप्टर नहीं है, ये कोई डाइजेशन जैसा आसान नहीं है कि जिसको 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अब तो हमें पता है, 2-4 चीजें नहीं है। ये हर चीज नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी 10th तक पढ़ाई ही नहीं जाती है, ये बिल्कुल न्यू इंट्रोडक्शन है। तो आपको ये चीजें पढ़ के आनी पड़ेंगी। अगर तुम करना चाहते हो तो पढ़ के आना पड़ेगा। नीट क्रैक करना है तो रिविजन करनी पड़ेगी। रिविजन नहीं करते हो, करते जाओ, सिलेबस कंप्लीट। जीरो हो तुम, बिल्कुल जीरो पे हो। यस, जो जो पढ़ के आए हैं फटाफट से सेशन पे लाइक कर दो। अरे यार इतने कम लाइक दिख रहे हैं, मतलब बच्चे पढ़ के नहीं आए? क्या लग रहा है, बच्चे पढ़ के नहीं आए? क्योंकि बेटा अगला जो मैं सवाल पूछने वाली हूं वो जो पढ़ने वाले बच्चे ही सॉल्व कर पाएंगे, और तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। यस, हाँ जी, चलिए। सो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हमने क्या किया था? ग्लाइकोलिसिस की थी, ग्लाइकोलाइसिस की थी। किसके साथ की थी बेटा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के साथ की थी। किसके साथ की थी बेटा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के साथ की थी। क्या मैं ये ग्लाइकोलिसिस, यस और नो में बताना, क्या मैं ये ग्लाइकोलिसिस सुक्रोज के साथ कर सकती हूं?
कैन आई डू दिस ग्लाइकोलिसिस विद सुक्रोज, यस और नो? यस बता दो बेटा, यस और नो की फॉर्म में बताइए। कैन आई डू दिस ग्लाइकोलिसिस विद सुक्रोज? यस, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस सिर्फ सिंपल शुगर्स पे होती है, ये तो कॉम्प्लेक्स शुगर है तो इस पे नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। फिर हमने देखा कि भैया तुम ग्लाइकोलिसिस करना चाहते हो तो इस पे इन्वर्टेज लगा दो। इन्वर्टेज लगा दोगे तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा? फ्रक्टोज का बन जाएगा। हमने कल ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस तो कर दी, अब तुम्हारा सवाल है लेट अस डू ग्लाइकोलिसिस ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसको कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि फ्रक्टोज तो सिंपल शुगर है ना, फ्रक्टोज तो सिंपल शुगर है ग्लूकोज की तरह। अंतर क्या है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में? उसके रिंग स्ट्रक्चर में अंतर है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6। डिफरेंस क्या आता है? उसके रिंग स्ट्रक्चर में आता है कि ग्लूकोज में एक कार्बन रिंग के बाहर है और फ्रक्टोज में 2 कार्बन रिंग के बाहर होते हैं, बस इतना अंतर है। अब तुम पे सवाल आता है कि अगर आप ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ना लेकर एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज लोगे तो क्या मुझे बता सकते हो नेट गेन ऑफ एटीपी 2 रहेगा, चेंज होगा? बताओ। यस, नेट गेन ऑफ एटीपी क्या रहेगा? हाँ जी, मैं बोल रही हूं आपने ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की नहीं करनी है, आपने ग्लाइकोलिसिस किसकी करनी है? फ्रक्टोज की करनी है। फ्रक्टोज के पास 2 कार्बन चेन के बाहर हैं। अब आपको बताना है कि इसके अंदर नेट गेन ऑफ एटीपी कितना रहेगा? सेम रहेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या सीन रहेगा? इसके लिए बेटा पिछले पन्ने पे जाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए, पेज को थोड़ा पलटाइए। पेज को पलटाने का मतलब है थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स खोलते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। हाँ जी, ये हमने कल ग्लाइकोलिसिस की थी। हमने देखा था कि हमने ग्लूकोज को पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किया, मतलब एक फॉस्फेट हमने लगाया, क्योंकि यार ग्लूकोज के पास जगह ही एक फॉस्फेट की है, क्योंकि एक ही कार्बन उसका रिंग के बाहर था। अब अगर तुम चाहते हो कि ग्लूकोज के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप लग पाए तो यार तुमको उसे फ्रक्टोज में चेंज करना पड़ेगा, है ना? फ्रक्टोज में चेंज करना पड़ेगा। जब तुम फ्रक्टोज में चेंज करोगे तभी बेटा 2 कार्बन पे तुम फॉस्फेट ग्रुप लगा पाओगे। तो यहां अंतर किसका आएगा? अगर तुम फ्रक्टोज डायरेक्टली यूज करते, फ्रक्टोज बेटा डायरेक्टली यूज करते तो ये स्टेप गायब हो जाता, है ना? ये वाला स्टेप नहीं होता। डायरेक्टली हम फ्रक्टोज से क्या बना लेते? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेते। यानी कि कौन सा स्टेप गायब होता? ये वाला आइसोमरेज वाला जो स्टेप है वो गायब हो जाता। तो अगर मैं फ्रक्टोज के साथ करती हूं तो कैसे होगा? मान लो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पे सबसे पहले एक एटीपी को यूज करके, ठीक है, एक एटीपी को यूज करके अपने बना लेते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है जी। फिर एक और एटीपी को यूज करके अपने बना लेते हैं, यस, फ्रक्टोज 1,6, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है जी। यानी कि तुमने एक स्टेप निकाला है। स्टेप कौन सा निकाला है? आइसोमराइजेशन वाला स्टेप निकाल दिया बच्चों। कौन सा स्टेप निकाल दिया? आइसोमराइजेशन वाले स्टेप को रिमूव कर दिया। लेकिन नेट गेन ऑफ एटीपी तो भी सेम रहे, तब भी अपने 2 एटीपी इस जगह पर यूज कर रहे थे, अब भी 2 एटीपी यूज कर रहे हैं। यानी कि चाहे तुम ग्लूकोज यूज करो चाहे तुम फ्रक्टोज यूज करो, तुम्हारे पास ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। याद रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस अगर फ्रक्टोज की जाए तो क्या नेट गेन ऑफ एटीपी चेंज होते हैं? तुम बोलोगे नहीं होते हैं, लेकिन एक स्टेप जरूर मिस हो जाता है, आइसोमराइजेशन वाला, ठीक है। देखो हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में हम कन्वर्ट कर ही रहे थे, मजबूरी थी हमारी। तो उस मजबूरी में अगर तुम डायरेक्ट फ्रक्टोज ले लोगे तो एक स्टेप गायब हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एटीपीज नेट गेन आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। यस, क्या सब बच्चों को ये चीज याद रहेगी? क्या सब बच्चों को ये वाली चीज याद रहेगी? बता दो। यस, बता दो फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। अब बेटा एक मैंने तुम्हें कल एंजाइम के बारे में बताया था, अभी हम ग्लाइकोलिसिस में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं जिस पे सवाल आता है। कल मैंने तुम्हें एक एंजाइम बताया था जिसका नाम है PFK, याद है या नहीं है? वहां पर मैंने स्टार मार्क लिखवा के कराया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसका नाम था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यस,
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये एंजाइम क्या कराता था, याद कर लेते हैं। हाँ जी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बेटा ये रहा पीएफके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता था। ये जो पीएफके है ना, ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों? जैसे बेटा हमारे दिल को कंट्रोल करने वाले कौन है, पेसमेकर। पेसमेकर कौन है हमारे हार्ट का, एसए नोड, है कि नहीं है। क्यों उसको पेसमेकर बोला जाता है, क्योंकि यार वो हमारा रेट कंट्रोल करता है, दिल कितनी बारी धड़केगा कौन बताएगा, पेसमेकर बताएगा। वैसे ही इस एंजाइम को, पीएफके को बोला जाता है पेसमेकर एंजाइम। क्या बोला जाता है बच्चों, पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लिख लो बेटा, इस पे सवाल आता है, पेसमेकर एंजाइम कौन सा है ग्लाइकोलिसिस का, आप बोलेंगे पीएफके है। क्यों बोला है इसको, क्योंकि बेटा ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये बताएगा कि ग्लाइकोलिसिस किस रेट से चलेगी, उसकी स्पीड तेज होगी या फिर उसकी स्पीड कम होगी। सो पीएफके इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पीएफके का दुश्मन कौन है, दुश्मन तो बेटा हर जगह प्रेजेंट होते हैं। पीएफके का दुश्मन है एटीपी। मतलब पीएफके और एटीपी की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। अगर तुमने सेल के अंदर एटीपी पहले से ही हाई रखा, पीएफके काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा एटीपी की प्रेजेंस उसको इनहिबिट करती है। सो इफ, ये आपको याद रखना है, इफ सेल हैज हाई एटीपी, ठीक है, हाई एटीपी, पीएफके विल नॉट, पीएफके अपना काम नहीं कर पाएगा, विल नॉट बाइंड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या है, दुश्मन। तो पहले से सेल के अंदर एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस, एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आता है ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड। टोटल कितने स्टेप किए थे बच्चों ग्लाइकोलिसिस में, बताएंगे सब बच्चे। टोटल कितने स्टेप थे ग्लाइकोलिसिस में, बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100। यस, टोटल कितने स्टेप किए थे बच्चों, हमने किए थे 10 स्टेप। अब 10 में से 3 स्टेप ऐसे हैं जिनको बोला जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप। मतलब देयर दो स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो उनमें अगर कुछ गड़बड़ी आई तो यार रेट जो है ग्लाइकोलिसिस का, जो स्पीड है रिएक्शंस की, वो हो जाएगी अफेक्टेड। 10 में से 3 आउट ऑफ 10 स्टेप्स आर रेट लिमिटिंग स्टेप। अब बेटा कौन से रेट लिमिटिंग स्टेप है, जो इररिवर्सिबल रिएक्शन थी, जो अपने ने कल इररिवर्सिबल लिखी थी, आपको अलग से मैंने लिखवाया था रिवर्सिबल स्टेप कौन से, इररिवर्सिबल कौन से, देख के बताओ, देख के बताओ बच्चों, इररिवर्सिबल कौन से, देख के बताइए इररिवर्सिबल बच्चों। यस, थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे जाइए। वेरी गुड सब। मैं देख रही हूं कौन बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं मेरे पास। इररिवर्सिबल स्टेप्स थे, वेरी गुड। यशिका, शाबिया, नरेश, सलोनी, प्रतीक, श्रुति, उन्नति, एब्सोल्युटली राइट। रेट लिमिटिंग स्टेप आपके इररिवर्सिबल स्टेप है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था, थर्ड स्टेप था और 10th स्टेप था। इसमें से कौन से स्टेप में पीएफके यूज होता है, यस बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू कर रही हूं। इन तीनों में से कौन से स्टेप में पीएफके यूज होता है कौन से स्टेप में पीएफके यूज होता है, फर्स्ट में होता है, थर्ड में होता है या फिर 10th में होता है। यस, कल जो लर्न करके आया वही आंसर दे पाएगा बेटा। इनमें से ये जो थर्ड स्टेप है ना अपना, इसमें कौन यूज होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला पीएफके। तो यार अगर तुमसे कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो तुम बोलोगे थर्ड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग स्टेप। वैसे तो 3 है, वैसे तो बेटा जी 3 है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग स्टेप वो है जिसमें पेसमेकर यूज हो रहा है, और वो है स्टेप नंबर 3। यस, ओके, बात समझ आ गई। तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे बेटा किसके, ग्लाइकोलिसिस के, जो आपको आने चाहिए। अब अपने चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। मैंने आपको कल लिखवाया था कि हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या बना लिया है। ग्लाइकोलिसिस में बेटा जी हमने बताया था हाँ, ग्लाइकोलिसिस में बेटा हमने अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बना लिया। क्या बना लिया है,
पायरुविक एसिड बना लिया। अब यार इस पायरुविक एसिड का लिखा था, नहीं लिखा था, हाँ जी, इस पायरुविक एसिड का जो किस्मत है वो डिपेंड करेगी कि ऑक्सीजन है या नहीं है। ये जो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, अगर तो बेटा उनको ऑक्सीजन मिल गई तो वो घुस जाएंगे एरोबिक प्रोसेस में, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली या फिर कम मिली तो बेटा वो जाएंगे एनारोबिक। तो एरोबिक अभी मैं होल्ड पे डाल रही हूं, पहले मैं आपको एनारोबिक प्रोसेस कराऊंगी। क्या कराऊंगी? एनारोबिक। आप इमेजिन कर लीजिए इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं एनारोबिक प्रोसेस से, कर ले, इजाजत है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इजाजत है? यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इसको और क्या बोला जाता है बच्चों? फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस का जो टर्म है वो दी थी गे ल्यूसैक ने। सो द टर्म फर्मेंटेशन was given by T for term बेटा गे ल्यूसैक, ठीक है। फर्मेंटेशन टर्म उस एनारोबिक रेस्पिरेशन को के लिए बोला जाता है जो कि बैक्टीरिया और फंजाई में होती है। किस में होती है? अगर बैक्टीरिया और फंजाई में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन को तुम फर्मेंटेशन बोलोगे। क्या यहां पर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी? देखो बेटा, कल भी बताया था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब होती है जब ग्लूकोज से तुम CO2 वाटर बना लो। यहां पर भी तुम CO2 और पानी नहीं बना पाओगे सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन भी एक तरीके का पार्शियल ऑक्सीडेशन है। पार्शियल यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट तो बेटा हम एरोबिक में ही करेंगे जहां पर लास्ट में CO2 वाटर और ATP हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। ये जो सारी की सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये देखो, मान लो बेटा तुम्हारे पास सेल है, ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में तुमने ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस कराकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना लिए, ठीक है। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से जो भी सामान बनना है ना, जो भी सामान बनना है वो यहीं पर होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम कोई ऑर्गेनेली यूज नहीं करते, जैसे ग्लाइकोलिसिस में नहीं करते, यहां पर भी नहीं करते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ कहां पर होता है? ओनली साइटोप्लाज्म में होता है। बेटा अगर ये साइटोप्लाज्म में होता है तो क्या ये प्रोकैरियोट में हो सकता है? यस और नो? यस और नो? अतुल प्रताप सिंह, सिंह दो बारी सिंह, अतुल प्रताप सिंह स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया तुमने, दो बारी सिंह लगाया हुआ कि बेटा ऑफलाइन में मैं नहीं पढ़ाती हूं, आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मेरा लक्ष्य बैच चल रहा है, नीट की नींव बैच चल रहा है प्लस पे। अभी बहुत अमेजिंग ऑफर भी है बेटा, 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ले सकते हैं। कोड लगा देना सीप लाइव, है ना, सीप मैम का कोड है, लगा देना, पढ़ लो। ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ बेटा, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, लेकिन ऑफलाइन से बढ़िया तैयारी कराती हूँ। चलो आ जाओ। हाँ जी बेटा, मैंने क्या पूछा था? मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ, आई हैव फॉरगॉटन द क्वेश्चन। हाँ, मैंने पूछा था अगर ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है तो क्या ये प्रो में हो सकता है? बिल्कुल बेटा, ये प्रो में भी होगा और यू में भी हो सकता है, तो प्रो और यू दोनों में हो सकते हैं। बेटा ये 2 तरीके का होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर मैं बात करूं टाइप्स की, हम दोनों टाइप्स आज डिटेल में पढ़ेंगे। पहले का नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरे का नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, काफी बड़ा है ये, इतनी जरूरत नहीं है भैया आपकी, इसको बड़ा कर देते हैं। यस, 2 तरीके का बेटा, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। शुरू करें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बेटा अल्कोहल बनाने का टाइम आ गया, इंटरेस्टिंग प्रोसेस आ चुका है, तुम्हें बड़ा पसंद आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। अल्कोहल बनाते हैं, चलो आ जाओ। क्या करने वाले हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सबसे पहले बेटा स्टेप्स लिख लेते हैं। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। क्या है बेटा? ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें जो पहला स्टेप है, यस, जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस, वो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन,
डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को निकाल देंगे। तीसरा स्टेप जो क्या है वो है रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या है बेटा जी? रिडक्शन। ये तीनों के तीनों स्टेप किस जगह पर होंगे? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सारे के सारे स्टेप इसके कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये कहां कहां पर देखी जाती है? एग्जाम्पल अगर कोई पूछ ले तुमसे तो बेटा ये देखी जाती है यीस्ट के सेल में। यीस्ट कौन है? यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। यीस्ट कौन है? यूनिसेलुलर फंजाई है। और कहां देखी जाती है बेटा? प्लांट के सेल में। कौन से सेल में? प्लांट के सेल में। लेकिन अब तुम बोलो यार प्लांट में एनारोबिक अल्कोहल कब से बनने लग गया प्लांट में? ऐसे कौन से प्लांट में अल्कोहल बनता है? मैं भी बनवा लेता हूं, मैं उसी प्लांट को ग्रो करूंगा अपने गार्डन में। देखिए बेटा ये प्लांट में तब होता है जब हम इसको वाटर लॉक्ड कंडीशन में रखते हैं, अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन, ठीक है। मतलब अगर तुम किसी प्लांट को हद से ज्यादा पानी दे दो, हद से ज्यादा पानी दे दो, तो यार जो सॉइल के अंदर जो पोर्स थे जहां से हवा ऑक्सीजन रूट्स को मिलना था उस जगह तो तुमने पानी भरा हुआ है, तो यार रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि रूट के सेल अब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। रूट के सेल अब क्या रेस्पिरेशन करेंगे? एनारोबिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना शुरू कर देंगे। और जब बेटा वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं ना तो वहां रूट के सेल्स में अल्कोहल बननी शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से उस प्लांट की डेथ हो जाती है। तो प्लांट को भी हद से ज्यादा पानी देना अच्छा नहीं है, अदरवाइज बेटा उसकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज रूट के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो प्लांट भी शो करते हैं बट अंडर वाटर लॉक्ड, ज्यादा पानी देने के केस में, मतलब खड़ा हुआ पानी बहुत ज्यादा तुमने उनको दे दिया है तो। ठीक है जी, चलिए अब स्टेप्स कर लें। मैंने स्टेप्स तुम्हें इंट्रोडक्शन बता दिया, वन बाय वन बेटा इसकी रिएक्शन करनी चालू करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन चालू करते हैं। भैया पहला स्टेप क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने पता है क्या किया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया और उससे क्या बना लिया था बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, चलो यहां तक हमने कल कर लिया था। स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला? डीकार्बोक्सिलेशन। थोड़ा सा केमिस्ट्री आ रही है बेटा। क्या आ रही है? केमिस्ट्री। पायरुविक एसिड क्या होता है? CH3COCOOH, है ना। कितने मॉलिक्यूल थे बेटा? 2 मॉलिक्यूल। अब इसमें से तुमको CO2 को निकालना है। कैसे निकालोगे? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। द एंजाइम इज पायरुवेट, याद रखने बेटा, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। इसको एक्टिवेट करने के लिए अगेन मैग्नीशियम आयन। देखो मिनरल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम आयन कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करते हैं बट डीकार्बोक्सिलेज को भी करते हैं। जब तुमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से CO2 निकाल दिया तो क्या बच गया अपने पास? CH3CHO। भैया तुम यहां पे सिंपल देखो, तुमने CO2 निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये CO2, यही होता है ना। तो CH3CHO, है ना। CO2 निकाल दिया तो क्या बच गया? ये निकाल दिया बेटा, CH3CHO। क्या बोलते हैं भैया? केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। यस, क्या नाम है बेटा इसका? एसिटल्डिहाइड। प्लस कितने मॉलिक्यूल बनाऊं बेटा CO2 के? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड बने। मतलब अगर एक पायरुविक एसिड होता तो एक ही CO2 निकलता, एक ही एसिटल्डिहाइड बनता। यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड है तो 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और 2 एसिटल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है जी, ये 2 इसीलिए लिखा है क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है अपने पास। चलो B स्टेप हो गया। C स्टेप का क्या नाम रखा है हमने? रिडक्शन। क्या नाम रखा है बच्चों? रिडक्शन। ठीक है जी, किसकी रिडक्शन होगी? एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन होगी। हाँ, सबके माइंड में मैं देख रही हूं, तुम्हारा ध्यान सिर्फ सुई पे है। देख रही हूं बेटा, तुम्हारा जो ध्यान है वो घड़ी की सुई पे है। 1:16 हो गए मैम। 1:30 पे तो टॉस हो जाएगा। 1:32 पे तो नेशनल एंथम हो जाएगी। 1:40 में तो इनिंग्स शुरू हो जाएंगी। हम कैसे सीखेंगे ये एनारोबिक? हमारा ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है और मैम आप बात कर रहे हो, मुझे पता है सेमीफाइनल है, मुझे पता है, लेकिन बेटा अभी 1:30 बजे अगर मैच शुरू होगा तो 2 बजे तक कुछ नहीं होता है। कोई खेलना मिलना शुरू नहीं करते, इसलिए चुपचाप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। कोई मैच वैच नहीं देखेगा जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी। क्लास तुम कहते हो तो मैं जल्दी कर दूंगी खत्म, बट जब तक चल रही है 2 बजे तक चलेगी, तब तक बेटा कोई हिलेगा नहीं। 1:30 बजे कितने बजे? ठीक है,
नीट के एग्जाम में बेटा लिख के आओगे? ये सवाल मुझे इसीलिए नहीं आता था क्योंकि मैं इंडिया इंग्लैंड का मैच देख रहा था। सुनेगी तुम्हारी एनटीए? नहीं सुनेगी ना बेटा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइस है। चलो आज तुम्हारी सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस कराते हैं। आज जिसको बहुत ज्यादा मैच पसंद है वो नहीं देखेगा, एटलीस्ट जब तक क्लास चल रही है तब तक नहीं देखेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं देखेगा, ठीक है? कोई नोटिफिकेशन नहीं देखेगा, सैक्रिफाइस करो। यस, जिसको कोई और केमिस्ट्री वगैरह की क्लास लगाने जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जिसको बायो पढ़नी है, जिसको प्लांट फिजियो में पूरे नंबर चाहिए वो रुकेगा, जिसको कहीं और चाहिए वो कोई बात नहीं है बेटा, बैलेंस करना चाहिए। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? तो आप ऐसा मत किया करो, डू नॉट चूज वन सब्जेक्ट ओवर द अदर सब्जेक्ट, ठीक है? गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट। बायो आसान है तो बायो डबल भी है, बायो अगर तुम आसान बोलते हो तो बायो डबल भी है। डबल आता है बेटा केमिस्ट्री से और फिजिक्स दोनों से डबल आता है, तो दो तीन चारों सब्जेक्ट, आई वुड से चारों सब्जेक्ट पढ़ना इक्वली जरूरी है। चलिए तो रिडक्शन करते हैं, किसकी करेंगे? एसिटाल्डिहाइड। तो दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO। रिड्यूस करने के लिए हमने ग्लाइकोलिसिस की मदद ली और ग्लाइकोलिसिस से क्या ले लिया? NADH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है जी? ये कहां से लिए मैंने? फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था बेटा, ठीक है? और इसको हमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया और क्या बना लिया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल बन गई बच्चों, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव, ठीक है जी? यानी कि अपने ने एसिटाल्डिहाइड को क्या बना दिया है? अल्कोहल बना दिया है। केमिस्ट्री जानते हो, इस प्रोसेस को तुम लोग क्या बोलोगे? दिस इज बेसिकली रिडक्शन। ये क्या है बच्चों? रिडक्शन कर दी हमने एसिटाल्डिहाइड की, और NADH से हमने क्या बना दिया है? NAD पॉजिटिव। ये क्या है बेटा जी? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का लॉस करा दिया, ये क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। जब हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो एंजाइम कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेज। सो द एंजाइम इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है? इसको बेटा एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन नहीं आएंगे, इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आएंगे? जिंक आयन आएंगे। कौन आएंगे बच्चों? जिंक आयन आएंगे। हाँ जी, ओके। इसको एक्टिवेट करने के लिए बेटा कौन आएंगे? जिंक आयन आएंगे। लेट मी बेटा, आपका वो खत्म हो गया, बंद हो गया, कमेंट्स दिखने बंद हो गए, मैं आपके कमेंट्स खोल लेती हूँ। यस, हाँ जी, ये लीजिए, लेट मी जस्ट ओपन कमेंट्स ओवर हियर। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। यस, प्लीज हैव अ लुक। कम ऑन, एसिटाल्डिहाइड से अल्टीमेटली हमने क्या बना लिए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल बना लिया। यस, बना लिया। ये बेटा ये सारे नोट्स आपको एज इट इज क्लास के जस्ट बाद में शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम पे, तो यार आप टेलीग्राम से जाके ले सकते हो, है ना? जस्ट गो ओवर देयर, डाउनलोड, मेरे नाम से ही आप मेरे नाम से सीप पाहुजा आगे बायोलॉजी लगा दो, मिल जाएगा। लाखों बच्चे उसमें होने वाले हैं, तुम भी आ जाओगे तो जल्दी हो जाएंगे, है ना बच्चों? तो वहां से ले लेना। दोबारा सुनो, हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या किया? अल्कोहल बनाई। कौन सी अल्कोहल बनाई बेटा? C2H5OH बनाई। यानी कि जब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो क्या क्या सामान निकलता है बेटा? एक तो निकलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल C2H5OH, और क्या निकलेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। निकले कि नहीं निकले? ये देखो बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी अपने पास निकले। और क्या निकलेगा बेटा यहां से? और क्या निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव, है ना? NAD पॉजिटिव जो मैंने ग्लाइकोलिसिस में यूज किया था उसको फिर से रीजेनरेट कर दिया। याद करो बेटा, ग्लाइकोलिसिस में हमने इसको यूज किया था। लेट मी शो यू। ये देखो, ग्लाइकोलिसिस में हमने NAD पॉजिटिव को यूज किया था और उससे NADH बनाया था। यहां पे हमने उसी NAD पॉजिटिव को रीजेनरेट कर दिया। करा कि नहीं करा? ग्लाइकोलिसिस में यूज कर लिया था, यहां पे फिर से बना दिया। सो इट इज रीजेनरेटेड। याद रखेंगे, ये सब बेटा ETS में मैं यूज करूंगी। इट इज रीजेनरेटेड, ठीक है जी। यहां पर अगर बात करें नेट गेन ऑफ ATP कितना है? नेट गेन
ऑफ एटीपी बच्चों कितना है? देखो ग्लाइकोलिसिस में हमें पता था नेट गेन ऑफ एटीपी 2 होता है। क्या हमने इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कहीं भी एटीपी यूज किया? कहीं भी एटीपी बनाया? ना तो हमने यहां बनाया, ना ही इसको यूज किया, है ना कंज्यूम किया, ना ही यूज किया। तो यार एटीपी का तो झंझट ही खत्म। मतलब यहां पर सिर्फ इस स्टेप में एटीपी बना है ना। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का गेन है, ना यहां पे कुछ एटीपी का हुआ, ना यहां पे कुछ हुआ। यानी कि नेट गेन ऑफ एटीपी यहां पर कितना रहेगा? 2। जितना ग्लाइकोलिसिस में बेटा उतना ही रहेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स हैं उसमें एटीपी की बात ही नहीं हुई, ना डीकार्बोक्सिलेशन में हुई, ना ही बेटा आपकी रिडक्शन में हुई। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपने ने जो अल्कोहल बनाई, तुम्हें क्या लगता है यार ये कितनी को एनर्जी देती होगी? बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो अल्कोहल है नेचुरली अल्कोहल बनी है। ये नेचुरल जो अल्कोहल यीस्ट ने बनाई है, नेचुरल अल्कोहल बेटा यीस्ट ने बनाई है, इसको बोलते हैं नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल। और इसमें अल्कोहल की मात्रा पता कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कुड बी ओनली 13%। कितनी हो सकती है? 13%। 13% से ज्यादा बेटा यीस्ट अल्कोहल, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले अल्कोहल नहीं बनाता, क्योंकि इसके बाद यीस्ट खुद पॉइजन हो जाता है। यस, इसके बाद बेटा 13% के बाद यीस्ट खुद पॉइजन हो जाता है, पॉइजन इटसेल्फ। ठीक है, खुद क्या हो जाता है? पॉइजन हो जाता है। तो 13% से ज्यादा नेचुरल अल्कोहल नहीं बनती है। क्या कोई बता सकता है किस अल्कोहल की बात हो रही है जो नेचुरल बनती है? जो नेचुरल बनती है बेटा, किस अल्कोहल की बात हो रही है? बता सकते हो? यस, कैन यू टेल मी? बेटा ये जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? ये हो रही है बियर की, जो नेचुरल डिस्टिलेशन से बनती है, और वाइन की। अगर तुम्हें इस 13% से ज्यादा अल्कोहल बनानी है तो तुम्हें उसे डिस्टिलरी में लाना पड़ेगा, उसकी डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, फिर तुम उससे वोडका, स्कॉच, विस्की, ये सब चीजें बना सकते हो। ठीक है, बट नेचुरल फर्मेंटेशन से 2 अल्कोहल बनती है, जिसमें 13% से ज्यादा बेटा अल्कोहल की कंसेंट्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यीस्ट खुद ही मर जाएगा। दैट इज बियर एंड वाइन, बियर एंड वाइन। ठीक है जी। हाँ ये सबको याद रहेगा, ये मैं बता रही हूं, ये सबको याद रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने अभी जस्ट सॉल्व कराया। मैं अभी तुम्हें एनसीईआरटी दिखा दूंगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या करने वाले हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, मैंने बताया फर्मेंटेशन 2 सब्जेक्ट्स के होते हैं बेटा। डीपीपी जो है, मेरे ख्याल से मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की डीपीपी आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। अब मुझे फोटोसिंथेसिस की भी शायद कर दी थी, मुझे याद कराना जो मैंने नहीं की है टेलीग्राम पे। तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी डीपीपी मैं आज आपको पॉजिटिवली अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी, ताकि आप वो चैप्टर्स रिवाइज कर लें। ठीक है, डीपीपीज मेरे टेलीग्राम पर ही मिलती हैं। ओके जी, चलिए। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बेटा अगर बात की जाए, सबसे पहला स्टेप बात देख लो बेटा। इसमें भी पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होगा, जैसे उसमें था। ठीक है, दूसरा स्टेप रिडक्शन, इसमें कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है। और ये दोनों स्टेप कहां पर होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। यस, कहां पर होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगी। ये कहां पर होती है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? एक तो दही में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन होता है? कौन होता है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? ये होता है लैक्टोबैसिलस। कौन होता है बेटा जी? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध का दही बनाने वाला कौन है? दूध का दही बनाने वाला है लैक्टोबैसिलस। तो यार यही लैक्टोबैसिलस अपना किस प्रोसेस से दूध का दही बनाता है? दैट इज दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ओनली। देखो दूध में जो प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन, याद आया? दूध का प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का काम कौन करता है? यही लैक्टिक एसिड करता है। किसके द्वारा बनाया गया है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनाया गया। तभी बेटा जो केसिन प्रेसिपिटेट होके आपका दही बना लेता है। ठीक है, दिमाग का दही नहीं बनाना बेटा, दूध का दही बनाना है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी? मसल सेल, हमारे मसल सेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के समय तुम्हें पता है ना, जिस आदमी को दौड़ने की आदत नहीं है, जैसे मेरे जैसा आदमी, तुम्हारे जैसा आदमी, ठीक है, मैं तो फिर कुछ दौड़ लेती हूँ, मुझे लगता है तुम तो बिल्कुल नहीं दौड़ते हो, है ना। जिस आदमी को दौड़ने की आदत नहीं है, वो यार अचानक से
उसके पीछे कोई डॉगी लग जाए। आजकल डॉग्स का प्रकोप बहुत हो गया है ना। पहले बेटा ये थोड़े से बड़े अच्छे क्रिएचर होते थे, आजकल मैं बहुत केसेस सुन रही हूँ बेटा, दे आर बाइटिंग मेनी ह्यूमंस। बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है आजकल, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, जब बेटा डॉग पीछे पड़ता हो तो तुम बहुत ज्यादा भागते हो भागते हो भागते हो भागते हो, फिर तुम एक घर के अंदर जाके अपने आप को छुपा लेते हो, तब तुम्हें लगता है यार मेरी लेग्स में बहुत दर्द हो गया। मतलब अगर आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, अगर आप एथलीट नहीं है, इन दैट केस अगर आप अचानक से बहुत रिगरस एक्टिविटी करेंगे, रिगरस एक्सरसाइज करेंगे, तो तुम्हारी लेग्स में क्रैम्प हो जाएंगे। और वो क्रैम्प्स क्यों हुए? लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड क्यों बना? क्योंकि तब तुम्हारी मसल को इतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिला बेटा, तब लैक्टिक एसिड बना और तुम्हें क्रैम्प्स फील होने शुरू हो गए। और वो क्रैम्प्स कुछ देर में ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलने लगता है लैक्टिक एसिड खत्म होने लगता है। ठीक है जी, लैक्टिक एसिड खत्म होने लगता है। यस, ठीक है जी, करें शुरू, करें। यस, नाउ लेट अस स्टार्ट विद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें मात्र कितने स्टेप हैं? 2 ही स्टेप हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेप बेटा ग्लाइकोलाइसिस डन है। अगर मैं स्टेप ए की बात करूं, यहां पे कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? फर्स्ट स्टेप की, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से तुमने क्या बनाया? ग्लाइकोलाइसिस में तुमने एक ग्लूकोज लिया और उससे बना लिए थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को बेटा PA लिख सकते हैं, तुम्हारी इजाजत हो तो लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब करते हैं बेटा स्टेप बी, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, अब पायरुविक एसिड को तुमने रिड्यूस करना है। क्या करना है बच्चों? रिड्यूस करना है। तो रिडक्शन कर लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COCOOH, यही होता है पायरुविक एसिड। दिस इज पायरुविक एसिड। कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इसको बेटा तुम्हें रिड्यूस करना है, तो फिर से तुम क्या डाल दोगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H पॉजिटिव। क्या बना देगा बेटा ये? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, दैट इज CH3CHO-COOH, है ना? CH3CHOOH, यही होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। बेटा मैंने ठीक लिखा ना? एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करके बताना मैंने ठीक लिखा है। यस, CH3CHOH बताना, इज इट राइट? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये भी कितना है? 3 कार्बन। एक बार बताना क्या आपने ने लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ठीक लिखा है? CH3CHOH केमिस्ट्री वालों, हाँ जी, प्लस साथ में, बिल्कुल ठीक है खुशहाल, प्लस साथ में निकलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD, है ना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव। यहां पर अगर तुम देखोगे 3 कार्बन से मैं 3 कार्बन कंपाउंड बना रही हूं। क्या बना रही हूं? 3 कार्बन से 3 कार्बन, मतलब CO2 रिलीज नहीं हुआ है यहां पर। ये काम कौन करेगा? द एंजाइम इन्वॉल्व इज गोइंग टू बी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड ये भी एंजाइम क्या यूज करता है? Zn2 पॉजिटिव, जिंक आयन को यूज करता है एक्टिवेट करने के लिए। तो यहां पर कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई। हमने 3 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को 3 कार्बन पायरुविक एसिड को 3 कार्बन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया। 2 पायरुविक एसिड थे तो कितने लैक्टिक एसिड बनाए? 2 ही लैक्टिक एसिड अपने ने बनाए। ठीक है जी, चलिए, तो अल्टीमेटली अगर बात करें प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड, प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नहीं बेटा कैलीग्राफी पूछ रहे हैं, इफ वी टेक लाइट सब्सक्रिप्शन आर वी एबल टू एक्सेस द टेस्ट? नहीं बेटा, बेटा जो प्लस आपके लिए अलग टेस्ट सीरीज होगी, जो टेस्ट हम प्लस वालों के लिए करते हैं, आइकॉनिक वालों के लिए करते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट टेस्ट है। टेस्ट सीरीज एक अलग चीज है जो अनअकैडमी लाइट का पार्ट है। प्लस वालों के जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, जो हर संडे उनका टेस्ट होता है, वो एक डिफरेंट है। यानी कि अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, साथ में एडिशनल टेस्ट भी मिलेंगे, जैसा कि हमारे प्लस वालों को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यूए लाइट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज और बुक्स मिलेगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस समय अगर लेना चाहते हैं तो 6+1 का डायरेक्ट प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। उसमें बेटा टेस्ट सीरीज तो रहेगी, साथ में बेटा ये वाले टेस्ट भी होंगे, है ना? दोनों चीजें हो जाएंगी। अभी 6+1 का ऑफर चल रहा है 11 तारीख तक, सिर्फ 11 तारीख तक। और आज क्या तारीख है? 10 तारीख है बेटा। आज क्या है? 10, कल तक है बस सिर्फ। हाँ जी, क्या क्या प्रोडक्ट्स है? क्या क्या प्रोडक्ट्स है? हमने जब लिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज,
तो अल्टीमेटली बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड बनाए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड बनाए, और बेटा मैंने क्या बनाए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव। फिर से इसकी रीजनरेशन हो गई, ग्लाइकोलिसिस में इसको यूज कर लिया था, अब इसको फिर से बना दिया। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है, नेट गेन ऑफ एटीपी बेटा ग्लाइकोलिसिस में ही हुआ है और कहीं नहीं हुआ, दैट इज 2। नेट गेन ऑफ एटीपी बेटा कितना रहेगा आपका 2। यस, नेट गेन ऑफ एटीपी कितना रहेगा 2। अब मैं आपको यही चीज दिखाती हूं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी लाए हैं, नहीं लाए हैं तो बेटा वापस जाइए। हाँ यस हाँ जी बेटा आ जाओ, यस खोल लो एनसीईआरटी, लायो, लायो, ठीक है जी, आ जाओ बच्चों, यस। हाँ जी चलिए ओपन कर ली। ओके तो यहाँ पे बेटा हमने ये सारी बात कर ली है कि फर्मेंटेशन एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है जिसमें पायरुविक एसिड से हम CO2 और एथेनॉल बनाते हैं। देखिए बेटा CO2 सिर्फ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बनती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई भी CO2 नहीं बनता है। हमने ये भी बात कर ली कि पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज सेकंड स्टेप में यूज होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज थर्ड स्टेप में यूज होगा, ठीक है। द स्टेप्स इन्वॉल्व दे आर शोन इन द फिगर। देन बेटा एनिमल सेल में वो लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इनएडिक्वेट हो जाता है जब तुम बहुत एक्सरसाइज करते हो। तो यार पायरुविक एसिड से हम क्या बना लेते हैं, लैक्टिक एसिड। एंजाइम का नाम याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH plus NH positive which is reoxidized to NAD positive in both the process। ये लाइन मैंने तुम्हें अच्छे से याद करा दी है कि अल्टीमेटली अपने रिडक्शन तो दोनों में ही हो रही है ना, रिडक्शन तो दोनों का ही स्टेप है। तो कौन रिडक्शन करा रहा है, NADH plus H पॉजिटिव, जो कि अल्टीमेटली क्या बन जा रहा है, NAD पॉजिटिव। ये रीजनरेशन हो रही है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में इसको यूज किया था। अब बेटा ये लाइन बड़ी ध्यान से सुनना, that in this case lactic acid and alcohol fermentation are not much energy released। ये दोनों बेटा दोनों एनारोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। याद करने वाली चीज आ गई बेटा, less than 7% of energy in the glucose is released and not all of it is trapped in the form of ATP। मतलब ग्लूकोज की सिर्फ less than 7% बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो रिलीज भी हो रही है ना वो भी ATP नहीं बना रहा। मतलब कितना कुछ वेस्ट हो जा रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है यहाँ पर। तो ग्लूकोज की less than 7% वैल्यू याद रखेंगे, और कितना कुछ बेटा वेस्ट भी हो जा रहा है। बहुत ही बेकार के यानी कि हैजार्डुअस प्रोसेस है, अच्छे प्रोसेस नहीं है बेटा, क्योंकि एक में तुम बना रहे हो अल्कोहल, अल्कोहल कोई अच्छी चीज है। देखो बेचारा प्लांट ने जब अल्कोहल बनाई उसने उगना ही बंद कर दिया है ना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। दूसरे में तुम बना रहे हो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बेटा कोई अच्छी चीज नहीं है, इससे तो तुम्हारे दर्दें हो रही हैं, क्रैम्प्स डल रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हैजार्डुअस है दोनों की दोनों चीजें, ठीक है। व्हाट इज द नेट ATP सिंथेसाइज, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को फर्मेंट करते हो। तो यहां पर आंसर क्या है अपना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर है 2 इज द नेट गेन ऑफ ATP। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. Then what would be the maximum concentration of alcohol in the beverages that are naturally fermented? ये पूछ रहे हैं उन अल्कोहल बेवरेजेस के बारे में जो नेचुरल फर्मेंटेशन से बनती है। मैंने तुम्हें बताया नेचुरल फर्मेंटेशन से 2 बनती है, कौन सी, बियर और वाइन। उसके अंदर मैक्सिमम अल्कोहल परसेंटेज कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम अल्कोहल परसेंटेज बेटा कितनी होगी, 13%। ऊपर खुद आंसर दे रही है एनसीईआरटी और नीचे वही क्वेश्चन पूछ रही है ना, क्या गजब एनसीईआरटी हमारी, ऊपर उसी चीज का आंसर दे रही है और नीचे क्वेश्चन पूछ रही है। 13% बेटा मैक्सिमम है। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस आर ऑब्टेन्ड। लेकिन अगर तुम्हें बियर या वाइन के अलावा 13% से ज्यादा वाली अल्कोहल चाहिए तो तुम कौन सा प्रोसेस लगाओगे, कौन सा प्रोसेस लगाओगे। वैसे मैंने माइक्रोब्स में सिखाया हुआ है, यहां पर बेटा आप कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगाएंगे। आपको उसे डिस्टिलरी में लेके जाना पड़ेगा और आप उससे विस्की, वोडका, स्कॉच, शैंपेन, ये अलग अलग टाइप की अल्कोहल जिसमें 13% से ज्यादा मात्रा है अल्कोहल की, वो बना सकते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है जी। हाँ जी ओके जी, चलिए तो ये बात हो गई अपनी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। हाँ जी, अब बात आती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कर लें।
शुड वी डू? अब एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक डन। तो एनारोबिक के बारे में अगर तुमसे कोई पूछे तो तुमको याद रखना है कि एनारोबिक में ज्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती है, ग्लूकोज का भी लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, और जो रिलीज होती है वो भी एटीपी नहीं बन पाता है। नेट गेन ऑफ एटीपी दोनों में कितना है? 2 2 2, गूंजता रहना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो? NADH प्लस H पॉजिटिव, जो कि अल्टीमेटली क्या बना दे रहे हैं? NAD पॉजिटिव, रीजनरेशन हो जा रही है उसकी। नेक्स्ट थिंग बेटा, दोनों ही हैजार्डस प्रोसेस है, एक में अल्कोहल बन रहा है, एक में एसिड बन रहा है, हमें दोनों चीजें नहीं चाहिए। बस डिफरेंस, एकमात्र डिफरेंस दोनों में क्या है कि यार एक में CO2 बनता है, एक में CO2 नहीं बनता। अल्कोहल वाले में CO2 बनता है क्योंकि वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन एक प्रोसेस है, और एसिड वाले में CO2 नहीं बनता। बाकी सब सेम है, बाकी सब क्या है? बिल्कुल सेम है। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक समाप्त, किस पे आ रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा क्या सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है? क्या बैक्टीरिया एरोबिक हो सकते हैं? कैन यू टेल मी यस और नो? कैन बैक्टीरिया बी एरोबिक और नॉट? यस बेटा, बाहर आ जाओ अल्कोहल से। अल्कोहल के नशे नहीं चढ़ने चाहिए अभी, ठीक है? बाहर आ जाइए, डिस्टिलेशन खत्म हो गई, सारे टाइप के अल्कोहल बना रहे हैं, वापस आ जाओ। नशा सिर्फ एक ही चीज का होना चाहिए, किसका? पढ़ाई का। पढ़ाई का नशा किया करो, है ना? इसमें नशे से मेरा मतलब है कि एडिक्शन आपको इस वक्त अगले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए, और किसी चीज का नहीं। ठीक है जी? हाँ जी, बुक में जो पाथवे दिया हुआ है वो बता दीजिए बेटा। यही तो पाथवे दिया हुआ है, इधर देखो, इधर देखो। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया, ठीक है? देन 3 PGL बनाया, देन पेप, ये तो बेटा ग्लाइकोलिसिस दी हुई है, ये तो ग्लाइकोलिसिस दी हुई है, ठीक है जी? देन पेप से तुमने पायरुविक एसिड बनाया। अब देखो, पायरुविक एसिड से तुम एथेनॉल और CO2 बना लोगे अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन में, ऊपर चले जाओगे सिर्फ रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। यानी कि ये जो पाथवे है ये अल्कोहल फर्मेंटेशन का है, और जो ये पाथवे है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। ये तो बेटा ग्लाइकोलिसिस दी हुई है, ये तो ग्लाइकोलिसिस दी हुई है। ओके जी? हाँ जी। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या प्रो में होती है? हाँ जी होती है बेटा। एरोबिक बैक्टीरिया नाम की भी तो कोई चीज है ना? तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में भी हो सकती है, प्लस यूकैरियोट में भी हो सकती है। अब बेटा जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। देयर आर टोटल 4 स्टेप्स। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। यस, सेकेंड स्टेप जो आज अभी हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। थर्ड स्टेप बेटा जी इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। यस, क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। फोर्थ स्टेप इट इज कॉल्ड एज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS। अब देखते हैं बेटा प्रोकैरियोट में 4 स्टेप कहां होंगे, यूकैरियोट में 4 स्टेप कहां होंगे, ठीक है जी? अब प्रोकैरियोट का जरा फोटो बना लो, आप मत बनाइए, जस्ट समझिए। मान लीजिए बेटा ये प्रोकैरियोट है प्रोकैरियोट में तुम एक ग्लूकोज से चालू हुए, तुमने ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना लिए। क्या बना लिए? 2 पायरुविक एसिड बनाया। स्टेप 1 डन हो गया, ग्लाइकोलिसिस डन। इस 2 पायरुविक एसिड से तुमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बना लिया। एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा प्रोकैरियोट के पास, बेचारे के पास तो सिर्फ साइटोप्लाज्म है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा। इस एसिटाइल कोएंजाइम A को तुमने क्रेब्स साइकिल में डाला और इससे NADH और FADH2 बना लिए, ठीक है? ये सब उसने साइटोप्लाज्म में किया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ETS है, वो कहां होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो अगर मुझे लोकेशन लिखनी है, मुझे क्या लिखनी है बेटा? लोकेशन लिखनी है। तो ग्लाइकोलिसिस कहां होगी? साइटोप्लाज्म। लिंक रिएक्शन कहां होगी? साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल कहां होगा? साइटोप्लाज्म। और ETS बेटा हमेशा मेम्ब्रेन में होती है। किस में होती है ETS? इट ऑलवेज अकर्स इन अ मेम्ब्रेन, और यहां पर एक ही मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? बेचारे प्रोकैरियोट के पास तो एक ही मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बेचारे को वही करनी पड़ेगी, है ना? वही करनी पड़ेगी, ठीक है जी? चलिए आगे आ जाइए, यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट में ग्लाइकोलिसिस कहां पर होगी? हमने देखी थी, दैट इज साइटोप्लाज्म।
ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन चेंज नहीं होता बेटा, साइटोप्लाज्म में ही होती है। हाँ जी, लिंक रिएक्शन कहां पर होगी, लिंक रिएक्शन कहां पर होगी, अब ये चीज बेटा तुम्हें अच्छे से समझनी है। इसके लिए मैं अगले पेज पे इसको डिलीट करके एक नया यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाती हूँ। किसका बनाती हूँ, यूकैरियोटिक सेल। तो ये बेटा तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है जिसके पास ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा इन्वॉल्वमेंट आनी शुरू हो गई है। यूकैरियोट में बेटा हमारे पास 1 ग्लूकोज कहां पर था, साइटोप्लाज्म में था। इस एक ग्लूकोज से हमने ग्लाइकोलिसिस करी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना लिए, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। और क्या बना लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बना लिए। अब बेटा ये 2 पायरुविक एसिड घुस आएंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पर, याद करो ये बीच की स्पेस क्या है, दिस इज ऑल द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर 2 पायरुविक एसिड आ चुके हैं। इन 2 पायरुविक एसिड से हम लिंक रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। कहां बनाया, मैट्रिक्स में बनाया। ये सवाल है बेटा अपने आप में। इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A को भेज देंगे एक साइकिल में जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। ये भी कहां हुआ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। देन बेटा यहां से बनेगा क्या, NADH और FADH2, NADH और FADH2, ये लोग चले जाएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टू परफॉर्म ETS। क्या करने के लिए जाएंगे, ETS। मतलब अगर मैं यहां लोकेशन लिखनी शुरू करूंगी तो यार लिंक रिएक्शन की लोकेशन क्या रहेगी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आ गया ना बेटा। क्रेब्स साइकिल की लोकेशन क्या रहेगी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, लेकिन ETS तो मेम्ब्रेन में होता है, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, डॉक्टर मुस्कान अंसारी, हमने फोटोसिंथेसिस में भी तो ETS किया था कि नहीं किया था, भूल कैसे गए, भूलना नहीं है बेटा, रिवाइज करो, रिवाइज करो। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया। तो ये बात होगी लोकेशन की। आगे बढ़ते हैं बेटा लिंक रिएक्शन पे। कहां पर आगे बढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन। रेडी है सब बच्चे लिंक रिएक्शन के लिए, ये दोनों की टॉस देख रहे हैं वहां जाके। ये लोकेशन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पेज को याद रखिएगा। प्रो और यू में एरोबिक रेस्पिरेशन कहां कहां होती है। 4 स्टेप्स है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS। बस इस चैप्टर में बेटा ये 4 चीजें जो अपने ने डिटेल में करनी है। ठीक है, यस। नहीं मिली फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट की, कोई बात नहीं अलीशा, आज मैं ट्रांसपोर्ट की, फोटोसिंथेसिस की, मिनरल न्यूट्रिशन की, इन तीनों की DPPs आपको भेजने वाली हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, तो सब बच्चे मेरे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना ताकि आप उस DPP को एक्सेस कर पाए। ठीक है, आज भेज दूंगी। स्टार्टिंग विद द स्टेप 2 ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था। ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक में लिंक रिएक्शन आती है। क्या आती है बेटा जी, लिंक रिएक्शन। रेडी है, रेडी है लिंक रिएक्शन के लिए। लिंक रिएक्शन को ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इसको बेटा गेटवे स्टेप भी बोलते हैं, गेटवे स्टेप भी बोलते हैं। और इसको, अच्छा वो मैं क्वेश्चन में पूछूंगी, वो नहीं बताऊंगी। और क्या बोलते हैं वो मैं क्वेश्चन में पूछूंगी। एक चीज है जो बोलते हैं लेकिन उसका सवाल आएगा अभी थोड़ी देर में। ओके जी, लिंक रिएक्शन में हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो पायरुविक एसिड ले लो बेटा, ये अच्छे से रिएक्शन समझना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, CH3CO COOH, ये कौन है, ये है पायरुविक एसिड। कहां है, साइटोप्लाज्म में है या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, बताएंगे। यस बेटा, क्या ये साइटोप्लाज्म में है या अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, बताओ। बेटा तुम लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे, मैं देख रही हूँ। आई जस्ट चेक्ड इट, यू आर नॉट लाइकिंग द सेशन। क्या दिक्कत हो गई बेटा, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा।
समझ आ रहा है तो यार लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा हमारे सेशन को पुश मिल जाएगा, 4 बच्चों तक और पहुंच जाएगा, है ना, बच्चे देख लेंगे उस चीज को, तो यार लाइक कर दो फटाफट से, है ना, आंसर देके फटाफट से लाइक कर दो। यस, मैंने लोकेशन पूछी है बेटा। गलत आंसर यशिका, गलत आंसर बेटा, गलत आंसर यशिका, बिल्कुल सही है, बाकी बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं बेटा। लिंक रिएक्शन की लोकेशन ये बताइए तुमको, लोकेशन क्या है बेटा लिंक रिएक्शन की? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ये पायरुविक एसिड उठकर मैट्रिक्स में आ चुका है, कहाँ आ चुका है? मैट्रिक्स। तो यहां मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, ये पायरुविक एसिड उठ के आ चुका है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म नहीं लिखेगा आप कोई, ठीक है। अब इस पायरुविक एसिड जो कि कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल बनाए थे, 2 मॉलिक्यूल लिख लिए, प्लस इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए डालोगे तुम, प्लस इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव मिलेगा, NADH नहीं मिल रहा, NAD पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है जी। ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसके पास शक्ति है हाइड्रोजन को रिमूव करने की, है ना, हाइड्रोजन को रिमूव करने की इसके पास शक्ति है। तो यार ये जब 3 चीजें डल जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, एंजाइम का नाम है बेटा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, हाँ जी 2 एंजाइम लिख दिए, क्या हो जाएगा? पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब इसमें से तुम CO2 निकालोगे, 2 पायरुविक एसिड हैं तो 2 CO2 तो निकलेंगे ही निकलेंगे, निकाल दिए। डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा? CO2 निकालेगा। अगर मेरे पास 2 पायरुविक एसिड है तो 2 CO2 तो निकलेंगे निकलेंगे, 1 CO2 पर पायरुविक एसिड। साथ में बेटा मैंने बोला डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मतलब इसमें से हाइड्रोजन एटम भी निकलेंगे, तो क्या बन जाएंगे अल्टीमेटली? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH निकल गए, NAD पॉजिटिव को हाइड्रोजन एटम मिल गया, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव। और जब आपने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करी तो ये एसिटिक एसिड बनता है, क्या बनता है? एसिटिक एसिड। अब उस एसिटिक एसिड के साथ तुम कोएंजाइम ए लगा दो, क्या लगा दो? कोएंजाइम ए। अब ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल। बेटा वैसे एसिटिक एसिड बनता है, अगर तुम पायरुविक एसिड में से CO2 निकाल दोगे तो एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन तुमने इसके साथ कोएंजाइम ए जोड़ दिया तो ये बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन वाला होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए? जरा सोच के बताइए कितने कार्बन वाला होगा? यस बताना जरा, कितने कार्बन वाला होगा? यस कमन कमन, कितने कार्बन वाला होगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? बेटा पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन थे, उसमें से एक CO2 निकाल दिया क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन कर दी ना, डीकार्बोक्सिलेशन कर दी। आंसर दोगे क्या नहीं दोगे? यस बताओ फटाफट से, आंसर दो आंसर दो, कितने कार्बन वाला होगा? हाँ जी मुझे लगता है ये बच्चे ना मैच देखने निकल गए, शुरू हो गया क्या? पारी शुरू हो गई है क्या हमारी? इनिंग्स शुरू हो गई है। यस मैं पूछ कुछ और रही हूं, बता कुछ और रहे हैं। मैं पूछ रही हूं कि कितने कार्बन होंगे आपके एसिटाइल कोएंजाइम में, ये बता रहे हैं 8 कार्बन होंगे। हैं 8 कार्बन कहां से पैदा होंगे क्या बेटा? कार्बन जन्म होगा कार्बन का? है जन्म होगा क्या कार्बन का बेटा? बेटा 3 थे पायरुविक एसिड के पास, उसमें से एक CO2 निकाल दिया, है ना, पर पायरुविक एसिड एक CO2 निकाल दिया, तो यार एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितना कार्बन बच गया? 2 कार्बन बचा। इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड, है ना, इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी, तो ये है अपनी लिंक रिएक्शन, ये है अपनी लिंक रिएक्शन। अब मैं तुमसे पूछने वाली हूं सवाल, क्या पूछने वाली हूं? क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ बेटा। तो क्वेश्चन कहता है कि लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में क्या होता है? तो A B C D। पहला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव
फॉस्फोराइलेशन, दूसरा ऑप्शन है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, तीसरा है बेटा रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन, बताओ बताओ सोच के, डीकार्बोक्सिलेशन, और चौथा है बेटा रिडक्टिव अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ जी बच्चों, क्या होता है लिंक रिएक्शन में? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन। बताओ क्या होता है? ABCD में से बताएंगे? बता दो फटाफट से, क्या होता है? ABCD में से आंसर बताएंगे? लिंक रिएक्शन दिखा दूं? देख लो भैया, तुम देख लो, तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है। दो चीजें हो रही है, एंजाइम को देख के बता दोगे, एंजाइम को देख के बता दोगे। देखो पहला है डी कार्बोक्सिलेज, CO2 रिमूव हुआ तो यार डी कार्बोक्सिलेशन होगी, है ना, डी होगी, मतलब ये दो तो वैसे ही आउट हो गए, है ना, आउट हो गए। दूसरा देखो डिहाइड्रोजिनेज, जब हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाती है, रिडक्शन नहीं कहलाती है ना, तो ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, जो मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा था ना, द नेम इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लिख लो बेटा, इस पे सवाल आता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दिस इज द फोर्थ नेम ऑफ द लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ जी, हो गया। चलिए, यहां पर हमारा समाप्त हुआ डीकार्बोक्सिलेशन का पूरा प्रोसेस। ठीक है जी, लिंक रिएक्शन का पूरा प्रोसेस। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन के बाद कौन सा आता है? लिंक रिएक्शन के बाद कौन सा आता है? हाँ जी, नेक्स्ट जो स्टेप आता है अपने पास, उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है बच्चों? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, कर ले बेटा क्रेब्स साइकिल, बताना। क्रेब्स साइकिल कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी बेटा, मेरे नाम से मिल जाएगा आपको, मुझे कहीं भी सर्च करना है ना, बीट यूट्यूब, बीट एनीवेयर, एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप सब जगह मुझे सीप पाहुजा नाम से सर्च कर सकते हैं। इट इज सीप पाहुजा और सीप.पाहुजा, सीप पाहुजा बायोलॉजी, मतलब इन्हीं नामों से मैं हूं, मैं अपने नाम से, माय नेम इज वेरी यूनिक, तो विच बेनिफिट्स मी अ लॉट, बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो आज मैं बेटा DPP शेयर करूंगी पिछले 3 चैप्टर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की, वो DPP सबको सॉल्व करनी रहेंगी, सबको सॉल्व करनी रहेगी। 100 क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे। ओके, ठीक है जी। चलिए, क्रेब्स साइकिल। बेटा यहाँ पर गाना मत गाइए कि मैच शुरू हो गया, मैच शुरू हो गया, बेटा मैच से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। सबसे पहले इसका नाम क्रेब्स क्यों आया? क्योंकि बेटा हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब। कहां पर डिस्कवर किया था? ह्यूमन में? नहीं बेटा, पिजन की उड़ने वाली मसल में, पिजन के जो विंग्स हैं, फ्लाइट मसल्स हैं, उसमें डिस्कवर किया था। सो इट वाज डिस्कवर्ड इन द फ्लाइट मसल ऑफ पिजन, फ्लाइट मसल ऑफ पिजन। ठीक है जी। इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों है? क्योंकि बेटा जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेटा सिट्रिक एसिड। वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड। इट्स ए 6 कार्बन कंपाउंड जिसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्या है? 3 COOH ग्रुप है। अगर बेटा इसके पास 3 COH ग्रुप है तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हुए, तो नाम क्या हो गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। क्या नाम हो गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, यस। जल्दी बेटा अब याद रखेंगे कि क्रेब्स साइकिल कहां पर हो रहा था? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। क्या हो रहा था? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तक मेरे पास एक ग्लूकोज था, उस एक ग्लूकोज से पहले मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाए, फिर मैंने उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, फिर बेटा मैंने उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए। अब बेटा ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, इसने एंट्री मारनी है क्रेब्स साइकिल में। और याद रखेंगे एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में एंट्री मारता है, समझो इसको। अगर मैं एक बारी साइकिल चलाऊंगी तो एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा, यानी कि पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितनी बारी साइकिल चलेगा?
कितनी बारी साइकिल चलेगा? अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि फॉर ड्यूरिंग 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में जा सकता है, एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में जा सकता है। यानी कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितनी बारी क्रेब्स साइकिल चलाना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए मुझे 2 टर्न्स लेने पड़ेंगे, 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल चलाने पड़ेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए मुझे 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल को चलाना पड़ेगा। हाँ जी, ओके जी, यस, क्योंकि एक बारी में एक ही कोएंजाइम में एंट्री मारता है। और ये सारा काम कहां पर हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर हो रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटा, तो ये हो गया अबाउट द बेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसके बाद आता है ट्रिक ऑफ क्रेब्स साइकिल। पहले मैं ट्रिक सिखाऊंगी और उसके बाद पूरा साइकिल कराऊंगी। मुझे पता है यार, मुझे पता है तुम्हारी अब थोड़ी सी हालत खस्ता होती जा रही है और अब तुम चाहते हो कि मैम हमें ब्रेक दिया जाए ताकि हम थोड़ा सा देख कर आए कितना स्कोर है, क्या हुआ है। लेकिन बेटा ये मैं ब्रेक सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इतना को एब्जॉर्ब कर पाए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट यानी कि लिटिल बिट लर्निंग चैप्टर है कि किससे क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है। जिसको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है उसको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सारी केमिस्ट्री है। ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी की, बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री है कि हमारे अंदर सेल्स में कौन सा केमिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो क्रेब्स साइकिल और ईटीएस है, कल की क्लास में मैं बड़ी रखूंगी, कल कोई वो नहीं मिलेगा किसी को। कल की क्लास बेटा बड़ी होगी क्योंकि कल आपको मैं क्रेब्स और ईटीएस दोनों कराने वाली हूं, दोनों कराने वाली हूं। ठीक है बेटा? यस यस, ओके। चलिए, जिसको बेटा इतना समझ आ गया फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। मैं आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी में हमने कहां तक किया है। एनसीईआरटी में बेटा यहां तक हमने कर लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन का यहां तक कर लिया। टीसीए साइकिल कल करेंगे, यानी कि क्रेब्स साइकिल ये जो पूरा है पूरी ट्रिक से सिखाऊंगी, कल करेंगे। इसके बाद बेटा ईटीएस भी हम कल ही कर लेंगे। कल का क्लास थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा क्योंकि कल बड़ी बड़ी चीजें हमको करनी है, बड़ी बड़ी चीजें करनी है। और परसों बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अगर बेटा सेशन समझ आया समझ, पहले बताओ अगर सेशन समझ आया तो यार सेशन को लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा प्यार दो अपना इस सेशन को। कल या प्रोबेबली परसों हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, तभी तो पीजीआर पे आएंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आएंगे, पीजीडी द लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और एक बड़ा अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था रिजर्वेशन पॉलिसी में, आई होप आपने उसको चेक किया। ठीक है, आपको उसे चेक करना चाहिए था। सारी अपडेट बेटा मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ, पीडीएफ में अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। प्लीज इसको बना कर देखिए। आज सबका होमवर्क क्या रहेगा? आज सबका होमवर्क रहेगा कि आप लोग घर जाकर क्या करेंगे, घर जाकर मतलब चैप्टर के बाद क्या करेंगे, क्लास के बाद क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस से लेकर क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग तक ड्रॉ करेंगे खुद से। आपको 10 के 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस के आने चाहिए, कौन किससे बन रहा है, स्टेप 1 कार्बोक्सिलेशन है, डी कार्बोक्सिलेशन है, जो भी हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। लर्न करके आओगे, क्या इतना करके आ सकते हैं? बताइए, क्या आप इतना करके आ सकते हैं? रिवाइज करके, लर्न करके एक रफ पेज पे लिखेंगे उसको, जब तक लिखोगे नहीं ये याद नहीं होगा। उसके बाद बेटा तुम पायरुविक एसिड बनाओगे, पायरुविक एसिड के बाद लिंक रिएक्शन कर दोगे इन केस ऑफ एरोबिक, और एनारोबिक का भी छोटे से पेज पे बनाकर जरूर आओगे। ठीक है, लर्न करके आएंगे, तभी कल क्रेब्स साइकिल और ईटीएस समझ आएगा, नहीं तो बेटा नहीं आएगा। ठीक है जी, यस ओके, करके आएंगे। चलिए, जिसका हो गया है बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं हुआ है बेटा वो करके आएंगे कल। और कल का क्लास थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्रेब्स और ईटीएस दोनों खत्म करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की। क्लास वुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है जी, चलिए ओके गाइस, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। साथ ही में बेटा आपको बताना था कि मेरा लक्ष्य बैच चालू हो चुका है। जो बच्चे मेरे से पर्सनल मेंटोरशिप में पढ़ना चाहते हैं वो सब बच्चे लक्ष्य बैच में एनरोल कर सकते हैं। बेनिफिट ये है क्योंकि बेटा वहां पर प्रॉपर डाउट सॉल्विंग है, वहां पर रेज हैंड फीचर में तुम मेरे से बात कर सकते हो क्लास के दौरान। पढ़ाई कभी नहीं बदलती है, ऐसा नहीं है कि बेटा मैं यहाँ पर कम पढ़ाऊंगी वहां ज्यादा पढ़ाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। डिफरेंस इज ओनली दिस कि वहां पर एक अटैचमेंट है स्टूडेंट का टीचर के साथ। वहां पर हर संडे आपका टेस्ट हो रहा है, आपको बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं, वहां पर आपको हर हफ्ते डाउट क्लियरिंग के सेपरेट सेशन लग रहे हैं।
बेटा डाउट ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, जो तुम्हारा यहाँ पर सॉल्व नहीं होता है। जिस डाउट क्लियरेंस के लिए बेटा आपको ज्वाइन करना पड़ता है ये ग्रुप, क्योंकि ये उसी का एक्सक्लूसिव फीचर है। तो आप यार लक्ष्य बैच, नीट की नीट बैच, ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच में किसी में भी एंट्री ले सकते हैं। वहां पर बेटा आई एम टीचिंग कोड क्या लगा के आएंगे, सीप लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अब इस समय पर सबसे अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन जब तुम लोगे ना, तो उसी प्राइस में तुमको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 7 मंथ्स, बिकॉज यू नेवर नो कि यार नीट का पेपर 6 महीने में ही हो जाएगा, वो 7 में भी हो सकता है, वो जून में भी हो सकता है। अभी एनटीए ने डेट कंफर्म नहीं की है, प्लीज रिमेंबर दिस, और सोचो भी मत उस बारे में, आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलो। और एक्स्ट्रा टाइम के लिए बेटा 6+1 का ऑफर लगाइए, कोड क्या लगाएंगे, सीप लाइव। और ये ऑफर सिर्फ कल तक है, यानी कि नवंबर 11 तक ही ये ऑफर है। बेटा मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं आपकी हर पॉइंट पे मदद करूं। आपको डीपीपीस चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूं, आपको एजर्शन रीजन चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करूं, आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करूं। इसके अलावा बेटा कोई और मदद मेरी साइड से चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैंने आज तक अपने ना 2020 वालों का हाथ छोड़ा था, 2021 का भी नहीं, 2 का भी नहीं। ये मेरा अराउंड 3rd बैच बोल सकते हो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो पता नहीं कितने हो गए, बहुत टाइम हो गए, सालों हो गए, 8-9 साल हो गए मुझे। ये मेरा अराउंड 3rd बैच होगा इन दिस ऑनलाइन। तो हमेशा बेटा आपने, अगर कोई बच्चा पुराना है तो वो जानता है कि एक यही मैम है जो हमें बीच में कभी नहीं छोड़ के गई, जिसने सिलेबस बेटा हर बारी कंप्लीट कराया है। इसी सिलेबस कंप्लीशन के लिए बेटा इस बारी मान लो अगर मैं नहीं भी आ रही हूं तो आप मेरे लिंक ट्री से पूरा सिलेबस कर सकते हैं, link tr.ee/seep.pahuja, या फिर गूगल पे डालो बस लिंक ट्री सीप पाहुजा, बस गूगल पे डालना है, पहला जो रिजल्ट आएगा उस पे जाना है और अपने सारे लेक्चर्स वहां से कंप्लीट करने हैं। इससे बेटर चीज तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। तो अगर क्लास एक ही हो रही है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारा सिलेबस बच रहा है, तो तुम एक्स्ट्रा टॉपिक यहां से करते जाओ। तुम्हें जेनेटिक्स रिवाइज करनी है तुम यहां से कर लो, तुम्हें सेल रिवाइज करना है तुम यहां से कर लो, तुम्हें ह्यूमन फिजियो रिवाइज करनी है तुम यहां से कर लो, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी मदद मैं आपकी कर पाऊं, ठीक है। तो इसको बेटा बहुत अच्छे से यूज करें। अब किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। अब ये मत कहो कि मैम आपने अभी ये नहीं कराया, आप जेनेटिक्स करा दो। यार तुम्हें करनी है, तुम्हारा बचा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, उठो खुद से करो, किसी को मत देखो। टीचर एक अपनी स्पीड से चलेगा, दोस्त लोग अपनी स्पीड से चलेंगे, तुम्हें अपनी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तुम्हारा जो कम हुआ है, तुम्हारा जो अच्छे से नहीं हुआ, तुम उस पोर्शन को यहां से निपटाना शुरू कर दो। देखो बायो में 350 से ऊपर लाने कोई मुश्किल नहीं है। बायो में तुम आसानी से बेटा 350+ ला सकते हो, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है। इस बार थोड़ा सा लेंदी आ गया, इस बार नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। तो 350 से ऊपर लाने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, फटाफट निपटाते जाओ, रिवाइज करते जाओ, निपटाते जाओ, रिवाइज करते जाओ। तो अभी तुम्हारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए जो तुम्हारा बचा हुआ है, जो आज तक नहीं किया या बड़े गंदे तरीके से किया है, उसको करो। और फिर बेटा पुरानी चीजों को रिवाइज करते जाओ। रिवाइज 2 ही जगह से करना है, आपके नोट्स और एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी, दैट्स इट, ठीक है जी। यस चलिए ठीक है, चलो कल मिलते हैं बेटा 12:30 पे। कल की क्लास बड़ी क्लास होगी और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, क्रेप साइकिल और आपका ईटीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल करके आना है, ठीक है। बाय गाइस।